हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि एनटीपीसी का हम सीरीज चला रहे हैं, तो आज जो क्लास है वह क्लास 13 का पार्ट दूसरा है। इससे पहले क्लास 13 का पार्ट 1 हम करा चुके हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिए। यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि पेपर में जो है इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस पर जो है महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, जो पेपर में पूछे गए होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। इससे पहले प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक जो प्रश्न है उसको पार्ट 1 में, हम क्लास 13 का पार्ट 1 में करा दिए हैं। तो आज क्लास 13 का पार्ट 2 है। प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्म में से असंगत संख्या का युग्म का जो है चयन किए, मतलब कौन सा इनमें से भिन्न है उसका चयन करना है। तो मैथ और रीजनिंग के जो भी सवाल है उसको आप लोग खुद से पहले ट्राई किया करिए। अगर नहीं लगता है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग देख लीजिए करिए। वैसे भी हम सोल्यूशन जो इसका बता देते हैं कैसे कैसे किया गया है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा कि इनमें से कौन सा अलग है। इसमें देखिए 19 और 25 यह विषम संख्याएं हैं। 23 और 29 यह भी विषम संख्याएं हैं। 19 और 25 यह विषम संख्याएं हैं, लेकिन 23 और 29 यह अभाज्य हैं। 13 और 17 ये भी अभाज्य हैं। 3 और 5 ये भी अभाज्य हैं। लेकिन जो 19 और 25 है यह अभाज्य नहीं बल्कि विषम संख्या है। तो सबसे भिन्न कौन है? तो सबसे अलग जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, महोत्सव पर्व भारत के जो है किस भाग में मनाया जाता है? तो महोत्सव पर्व जो है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो महोत्सव पर्व जो मनाया जाता है वह नागालैंड में मनाया जाता है। महोत्सव पर्व जो है नागालैंड में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत के पहले बीम वेतन यानी कि काली 5000 को किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था? तो भारत के पहले बीम वेतन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डीआरडीओ और बार्क के द्वारा। डीआरडीओ और बार्क के द्वारा जो है काली 5000 को जो है विकसित किया गया था, डीआरडीओ और बार्क के द्वारा। काली का जो है फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो काली का फुल फॉर्म होगा किलो एम्फेयर लीनियर इंजेक्टर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित में से क्या जो है ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? प्रश्न में पूछा है नहीं करता है, तो इनमें से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है? तो वह है जैविक खेती को बढ़ावा। जैविक खेती को नहीं, शहरी ऋण जो है जैविक विकास के जो है जैविक विकास ग्रामीण विकास का समर्थन जो है नहीं करता। शहरी ऋण जो है ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, एक प्रकार की कंप्यूटर नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की जो है कंप्यूटर मेमोरी है, जो कि कंप्यूटर को जो है किस भाग में संग्रहित सूचना को जो है प्राप्त कर सकती है? तो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी किस प्रकार कंप्यूटर मेमोरी है? तो वह चालू ना होने पर जो है वह कंप्यूटर की जो है संग्रहित सूचना को जो है प्राप्त कर सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, इसमें दिए गए कि 3 कथन दिए गए हैं। बताइए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है? तो इसमें प्रश्न है कि ए बी सी डी और ई इनमें से कौन सबसे छोटा है? तो प्रश्न पूछा कि इनमें से कौन सा सबसे छोटा है, तो प्रश्न देने के लिए कौन सा पर्याप्त है? तो इसमें दिया है, पहला पॉइंट दिया है कि ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। दूसरा है कि बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है। तीसरा है कि डी सी से लंबा है और ए बी से लंबा है। तो इसमें तीनों ही कथन पर्याप्त है आंसर देने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2 3, 1 और 2 3, 1 और 2 3 नहीं, इसमें अब पर्याप्त लिखा है 1 और 2 3।
1 और 2 3 जो है पर्याप्त हैं। तो कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, ये 2 रेलगाड़ियाँ एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। जब वे मिलती हैं तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी से दूसरे रेलगाड़ी की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो दोनों स्टेशनों की जो है बीच की दूरी क्या होगी? तो दोनों स्टेशनों की जो है बीच की दूरी पूछा है। तो बहुत ही सिंपल सवाल है। मान लेते हैं कि दोनों रेलगाड़ी द्वारा चला गया जो है समय टी लगता है, तो 20 की स्पीड से टी जाएगा तो 20 गुणे टी समय टी दूरी तय करेगा, और फिर 20 की स्पीड से जाएगा तो 20 गुणे टी करेगा, 25 से जाएगा तो 25 गुणे टी। और दोनों को दूरियों को जो बीच का अंतर कितना दिया है? तो 80 दिया है। तो यहाँ से टी की वैल्यू 16 आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी चलेगा? टी की वैल्यू जब 16 रख देंगे तो 25 टी और 20 टी टोटल मिलकर 45 टी। तो टी की वैल्यू जब 16 रखेंगे तो कितना किलोमीटर हो जाएगा? 720 किलोमीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात कीजिए। तो दिए गए आंकड़ा का जो है माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का सीधा फार्मूला होता है कि सभी को जोड़कर बटे की संख्या से भाग दे देंगे। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 8 कर देंगे। जिस सभी संख्याओं को जोड़कर बटे 8 कर देंगे तो माध्य आ जाएगा। माध्यिका निकालना है तो पहले इनको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। उसके बाद n की वैल्यू 8 है। सम संख्या है तो सम संख्या का फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2वां प्लस 1वां पद बटे 2। इससे माध्यिका निकाल लेंगे। तो देखिए आंकड़ा को जो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए हैं। उसके बाद n की वैल्यू 8 है तो माध्यिका निकालना है तो n/2वां पद प्लस n + 1/2वां पद बटे 2। तो n की वैल्यू 8 है तो 8 का आधा 4वां पद प्लस 5वां पद बटे 2 कर देंगे। यानी कि 5वां पद कितना है? 5वां पद 16 है और चौथा पद 16 है, 5वां पद 18 है। तो 16 + 18 बटे 2 यानी कि 17 आ जाएगा। माध्यिका 17 आ गई। उसके बाद माध्य निकालना है तो माध्य टोटल संख्याओं को जोड़कर बटे 8 कर देंगे तो माध्य 18 आ गया। तो पूछा है माध्यिका और माध्य का योग। तो माध्यिका और माध्य का योग कितना होगा? 17 + 18 बराबर 35। तो सही आंसर हो जाएगा 35। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है, दिल्ली में प्रश्न है 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा यानी कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे? तो 1929 में दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में जो है किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बम फेंके थे? तो कौन से 2 स्वतंत्रता सेनानी थे? तो वो थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में असेंबली में जो है बम फेंके थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60 है कि एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है। पहले स्टॉप पर उससे 1/3 यात्रा उतर गए और 96 नए यात्री जो है चढ़ गए। दूसरे स्टॉप पर उसमें मौजूद आधे यात्री उतर गए और 12 नए चढ़े। फिर तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या 248 हो गई। तो रेलगाड़ी चलना शुरू की थी तो उस समय कितने यात्री थे? बहुत ही सिंपल सवाल है, स्टेप वाइज स्टेप इसको करते जाना है। आइए इसका सलूशन दिखाते हैं। तो प्रश्न है, मान लेते हैं यात्रियों की कुल संख्या x है। यात्रियों की जो है कुल संख्या x है। तो पहले स्टॉप पर जो है 2/3 यात्री उतर गए। तो यानी कि संख्या का जो 2/3 कितना होगा? तो x गुणे 2/3। फिर 96 व्यक्ति चढ़ गए तो 2/3 उतरे हैं तो x का 2/3 भाग बचेगा, प्लस 96 चढ़ गए हैं तो प्लस 96। फिर यह टोटल संख्या हो गई। फिर इस संख्या में जो है दूसरे स्टॉप पर 1/2 मतलब आधा उतर गए। तो संख्या इसका आधा उतर गया यानी कि 1/2 ही बचे। तो 1/2 में फिर जो है उस पर 12 यात्री चढ़ गए। तो 12 यात्री दूसरे पर चढ़ने के बाद तीसरे पर कितने बचे हैं? टोटल 248 बचे हैं।
तो इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 564। यानी कि प्रारंभ में जो यात्री चढ़े थे उनकी संख्या कितनी थी, 564 थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 564। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है कि किसी निश्चित कूट भाषा में होटल को 30 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लेट को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो होटल को 30 लिखा जा रहा है तो सिंपल प्रश्न है, इसकी वैल्यू रख देते हैं। यहाँ पर होटल की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 8 है, ओ की वैल्यू 15 है, टी की वैल्यू 20, मतलब जो भी ABCD का क्रम है जितने पर आते हैं उसकी वैल्यू रख दिया गया है। तो रखने पर इसको जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। उसी प्रकार लेट का है तो L का होता है 12, एक का होता है A, टी का होता है B 20 और ई का होता है 5। इन सभी को जोड़ देंगे तो 20, 12, 10, 22, 22, 1, 23, 23, 5, 28। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12, 10, 20, 32, 32, 1, 33, 33, 5, 38। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38। फिर 60 का 30 कैसे आया, तो 60 का आधा करने पर 30 आया, तो इसी प्रकार 38 का आधा कर देंगे तो 29 आ जाएगा। तो सही आंसर 29 है। अगला प्रश्न है प्लूटो ग्रह की जो खोज किसके द्वारा की गई थी। तो प्लूटो ग्रह की जो खोज की गई थी वह क्लाइड टॉमबाक के द्वारा जो है की गई थी। तो प्लूटो ग्रह की जो खोज की गई थी वह क्लाइड टॉमबाक के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग भी NTPC की तैयारी कर रहे हैं उनको पास शेयर कर दें जो बुक को जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। और आप लोग रेगुलर इस क्लास को देखते रहिएगा, क्योंकि जो हम प्रश्न करवा रहे हैं सभी PYQ में पूछे हुए हैं प्रीवियस ईयर में, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, माँ के गर्भ में बच्चा किसके माध्यम से अपना पोषण जो है प्राप्त करता है। तो माँ के गर्भ में जो बच्चा पोषण प्राप्त करता है वह अंडाशय से बीजाणु से जो है, क्या इसका था पॉइंट, बीजांडसन से जो है प्राप्त करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी। माँ के गर्भ में जो बच्चा होता है वह बीजांडसन से जो है बीजांडासन से जो है भोजन प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है कि दिए गए वर्गों के जो है बीच के संबंध को सरल ढंग से निरूपित करता है। तो इसमें स्तनधारी, चीता और गाय। तो स्तनधारी में जो है दोनों होंगे लेकिन चीता अलग होगा, यानी कि आप ये पॉइंट नंबर 3 सही होगा। तो 3 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि चीता और गाय दोनों ही स्तनधारी हैं। तो दोनों ही बड़ा वाला स्तनधारी हो जाएगा, इसके अंदर चीता और गाय आएंगे। चीता और गाय अलग अलग जानवर हैं इसलिए वो अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है कि दिए गए संख्या में जो खाली स्थान पर क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है कि इसको पहले क्रम में देखते हैं। 1 और 2 6 कैसे है, तो 1 में 2 को गुणा करेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 में 3 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा, फिर 6 में 4 का गुणा करेंगे 24, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो 120। यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, मतलब एक एक का बढ़ते हुए क्रम में गुणा किया गया। तो 5 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 6। तो 6 का गुणा करेंगे तो 720 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 720 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है कि इसको सरल करना है। तो सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, डायरेक्ट सीधा इसको सॉल्व करना है। तो पहले भाग करेंगे, तो 0.25 में इसका भाग करेंगे तो यह संख्या आ जाएगी। गुणे या दिया है, इतना दिया है, तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ से 3 दशमलव यहाँ से, 1 दशमलव यहाँ से, 4 दशमलव है, 4 दशमलव यहाँ से, यानी पूरा दशमलव ऊपर से कट जाएगा। तो यह कट जाएगा, फिर 25 से ये 25 भी कट जाएगा, यानी कि 0.25 में 0.25 में 2.5 का गुणा करेंगे तो सीधे कितना आंसर आ जाएगा, 6.25। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.25। अगला प्रश्न है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुणा करने के बजाय 2 से जो है भाग कर दिया, तो उसे उत्तर 2 प्राप्त हुआ है।
तो वास्तविक उत्तर कितना था। तो सिंपल सवाल है, जो कहा है उसको करना है। तो संख्या मान लेते हैं, संख्या जो है x है, तो वास्तविक संख्या गुणा करना था तो 2x होनी चाहिए, लेकिन वह भाग कर दिया। तो x में जब 2 को भाग कर दिया तो 2 बच गया, यानी कि संख्या जो है x मतलब x बराबर क्या आ गया 4 आ जाएगा। तो वास्तविक संख्या क्या थी, तो 2x थी, तो 2x 2 गुणे x यानी कि 8, तो संख्या 8 हो जाएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न 68 है, लीमा के पिता की आयु, लीमा की आयु की जो है 4 गुनी है। हर वर्ष पहले 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उसकी तत्कालीन आयु की जो है 6 गुनी थी। तो उसके पिता की वर्तमान आयु जो है ज्ञात कीजिए। तो उसके पिता की जो वर्तमान आयु पूछा है, तो सिंपल है, इसको सॉल्व करना सिंपल है। मान लेते हैं कि लीमा की आयु जो है वह x है, तो उसके पिता की वर्तमान आयु का जाएगी 4x, क्योंकि 4 गुनी है। तो 4 वर्ष पहले क्या थी, तो 4x, 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु 4x माइनस 4 कर देंगे, तो x माइनस 6। लूमी की आयु जो है 6 गुनी थी, उसके पिता 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, उसके लीमा की आयु की जो है 6 गुनी थी। तो इसमें से 6 गुणा कर देंगे तभी 6 इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 10 आ जाएगा। तो पिता की वर्तमान आयु पूछा है, तो पिता की वर्तमान आयु 4x माने हैं, तो 4 गुणे 10 यानी कि 40 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 40 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 प्राप्त हो। तो इन दोनों को जो है विभाजित करने पर शेषफल 6 और 4 प्राप्त हो। तो यानी कि इसमें से इस पर जो है क्षेत्रफल 6 पर शेषफल 4 प्राप्त होने, 6 प्राप्त होने, और इस पर 4 प्राप्त होने चाहिए। यानी कि संख्या क्या होगी, इसमें से अगर 6 घटा देंगे तो संख्या पूरी कट जाएगी, और 1810 में से 4 घटा देंगे तो संख्या पूरी कट जाएगी। तो संख्या निकाल लेते हैं। 2400 में से 6 घटाएंगे तो 2394 संख्या पूरी कट जाएगी, और 1810 में से संख्या घटाएंगे तो 1806 पूरी संख्या होगी। तो यह दोनों संख्या किससे कट रही हैं, तो ये दोनों संख्याएं जो कटेंगी वह 42 से कटेंगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42, इन दोनों का मौसा हो जाएगा 42। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल 36 दिया है, उसकी भुजाओं के जो है मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बने वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि इस प्रकार जो बनेगा उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 36 दिया, यानी कि भुजा 6 हो गई, भुजा 6 हो गई, और मध्य बिंदु को मिलाए यानी कि 3 यह हुआ है, यह वाला पॉइंट 3 होगा, यह वाला भी पॉइंट 3 होगा, यानी कि तो इससे जो वर्ग बनेगा तो 3 यह है, 3 यह हो जाएगा। तो इसके कड़ ये वाला कितना हो जाएगा, तो 3 तिरिक के 9, 3 तिरिक के 9, 9 9 18, रूट 18 हो जाएगा। तो रूट 18 का क्षेत्रफल पूछेंगे तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिए, पूरा 6 दिया है तो यह आधा 3 हो जाएगा, आधा भी 3 हो जाएगा, यह भी 3 हो जाएगा। तो यही निकालना है, तो यह कड़ हो जाएगा, यह 90 अंश पर कड़ हो जाएगा। तो कड़ निकालने के लिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 तिरिक के 9 प्लस 9, यानी कि रूट 18 यह वैल्यू आ जाएगी। तो वर्ग की भुजा अगर रूट 18 है तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, तो वर्ग का स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, और रूट 18 की वैल्यू सीधे सीधे 18 आ जाएगी। यहाँ से देखिए, छोटे वाले में एक वैल्यू 6 निकाल लिए हैं, फिर लंबा और 2 से निकाले हैं, तो रूट 3 रूट 2, 3 रूट 2 का मतलब होता है रूट 18, रूट 18। तो क्षेत्रफल पूछे हैं, तो रूट 18 को जब वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। तो सही आंसर 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है प्रश्न 71। दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में किसके साथ भेजा गया था। तो दुनिया का पहला एयरमेल जो है भेजा गया था, तो वह इलाहाबाद नैनी में भेजा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलाहाबाद नैनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न 72 है, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। तो नीला थोथा का जो रासायनिक नाम है वह कॉपर सल्फेट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, यानी कि CuSO4 नीला थोथा का नाम है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न 73 है, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। तो पूछा है कि इनमें से क्या जो है भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। तो सर्व शिक्षा अभियान भारत का कार्यक्रम है, राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन यह भी भारत का कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री आवास योजना यह भी भारत का कार्यक्रम है, लेकिन मरुस्थल विकास कार्यक्रम यह भारत नहीं राज्य सरकार कार्यक्रम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा है नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 है, कंप्यूटर शब्दावली में IDN का जो है फुल फॉर्म क्या होगा। तो IDN का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंडियन इंटरनेशनलाइज डोमेन नेम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम IDN का जो है फुल फॉर्म होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 होगा, उस विकल्प को चयन करें जो पहले दूसरे संबंधित है। तो दो को कहा जाता है जोड़ा, तो 3 को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा 3 का समूह, यानी कि तिकड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो है क्या आएगा। तो 4 में 1 जोड़ने पर -3 आया, फिर -3 में जो -3 में जो है 2 जोड़ने पर 1 आया है, फिर -1 में 3 जोड़ने पर 2 आया है, फिर 2 में 4 जोड़ने पर 6 आया है, फिर 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 11 है, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे जोड़ते जोड़ते जाना है। तो इसका सही आंसर 11 हो जाएगा, 76 का सी 11 होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न 77 है, अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है, विजय का स्थान अंतिम से 36वां है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो सिंपल प्रश्न है, पूछा है कि प्रश्न में कह रहा है कि अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, इसमें अरुण को जो है अजय लिख दिया है, या अरुण है, अरुण जो है कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे, तो इससे 7 स्थान यह आगे है। तो विजय का जो स्थान है वह अंतिम से 36वां है, तो यहाँ से इसका स्थान 36वां है। तो छात्र में यह यहाँ से नहीं होगा, यह यहाँ से 7वां स्थान पर है। तो प्रश्न में पूछा है कि कुल कितने छात्र हैं। तो कुल छात्रों की संख्या 36 + 7 - 1 करेंगे। बीस + 36 - 1 यानी कि 55। इसका सही आंसर 55 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो है कहाँ पर हुई थी। तो खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह तुर्की में हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुर्की। अगला प्रश्न है, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है, जो कि गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह इस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और वह उसे 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। तो गाड़ी की जो है चाल ज्ञात कीजिए। जो कि मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल जो है 1 किलोमीटर है, रेलगाड़ी द्वारा तो तय की गई दूरी चाल गुणे समय हो जाएगा। तो चाल कितना है, चाल रेलगाड़ी की जो चाल होगी वह 4 कितने किलोमीटर से 3 किलोमीटर की चाल किससे चल रहा है, गाड़ी की दिशा में ही गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर से चल रहा है। तो यानी कि वह x - 3 से हो जाएगा देखने पर, और वह कहा कि उसे 4 मिनट तक देख सकता है, यानी कि 4/100 यानी कि
4/100 या घंटा में बदलेंगे, इतना देख सकता है। कितने मीटर तक? 100 मीटर की दूरी तक देख सकते हैं, यानी कि 100/1000 यानी कि इतना किलोमीटर। इसको किलोमीटर बदलिए हैं और 4 को जो है घंटा में 4/60 कर दिए। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आ जाएगी वह 4.5 किलोमीटर की दूरी तक जो है देख सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है कहाँ पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय केंद्र स्थित है वह तारापुर में। तारापुर में जो है भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न नंबर 81 है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वास्थ्य संस्था है जिसका पूर्ण नाम क्या है? तो NCSM का जो है पूरा नाम क्या है? तो NCSM का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम इसका पूरा नाम है, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, NCSM का फुल फॉर्म है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह आर्टिकल नंबर 61 अनुच्छेद ये जो है 61 में जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की जो है शक्ति का जो है राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह संविधान के अनुच्छेद 31 में जो है निहित है, मतलब संविधान 61 में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न 83 है, नैनोसाइड एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो मिशन की जो शुरुआत कब की गई थी? तो नैनो मिशन की जो शुरुआत की गई थी वह सन 2007 में की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। 200 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 से पूरी तरह विभाज्य हैं? तो 200 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं जो 7 से विभाज्य हैं? तो 1000 में 7 से भाग देंगे, फिर 200 में 7 से भाग देंगे, दोनों घटा देंगे तो संख्या आ जाएगी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 114। कितनी संख्याएं हैं? तो 114 संख्याएं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 है, एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतनों की जो अनुपात है 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान उनके व्यक्तित्व दोनों के वेतनों का अनुपात 2:3 हो गया और 4:5 हो गया। यदि वर्तमान वर्ष में उनके वेतनों का जो है योग 4300 है तो लक्ष्मण का वर्तमान वेतन ज्ञात कीजिए, यानी कि लक्ष्मण का कितना वेतन है इस समय पूछ रहा है। प्रश्न में दिया है कि लक्ष्मण और गोपाल का अनुपात 3:5 है। पिछले साल व्यक्तिगत वेतन का जो उनका अनुपात था वह 2:3 और 4:5 था। वर्तमान में उनके वेतन का जो योग दिया है तो वह 4300 दिया है। तो लक्ष्मण का वेतन पूछ रहा है। तो लक्ष्मण का वेतन जो है 3x हो जाएगा और गोपाल का 5x हो जाएगा, क्योंकि यह 3x और 5x के अनुपात में है तो 3x और 5 हो जाएगा। प्रश्न के अनुसार एक वर्ष पहले उनका वेतन जो है 2:4 का था, तो यानी कि 2y1 + 4y2 हो जाएगा। प्रश्न में कहा कि जो 3x है वह 2y1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि लक्ष्मण का जो पहले का वेतन था एक वर्ष पहले वेतन दोनों बराबर थे, 3x बराबर 2y1 और उसी प्रकार गोपाल का जो है 5x बराबर 4y2। तो यहाँ से y1 की वैल्यू 3x/2, y2 की वैल्यू 5x/4 आ जाएगा। फिर उसको सॉल्व करते हैं। समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 3y1 + 5y2 समीकरण को 2 से सॉल्व करने तैयार हो जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 400, y की वैल्यू 600 आ जाएगी। तो लक्ष्मण का वेतन कितना है? तो 3y1 है तो y की वैल्यू 600 है तो 3 × 600 यानी कि 1800 आंसर इसका आ जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका 1800। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 है, यह पाई और चार्ट का सवाल है। तो पाई और चार्ट का सवाल आप लोग देख लीजिए, पाई में क्या है, चार्ट में क्या बनाया गया है, प्रश्न में क्या पूछा है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हमको बार बार देखना पड़ेगा चार्ट को। इसमें देख लिए पूछा है कुल 300 मैच खेले गए हैं तो फुटबॉल के कितने मैच खेले गए हैं? कुल 300 मैच खेले गए तो फुटबॉल के जो है 17 मैच खेले गए हैं, तो 17 का 100 कितना हो जाएगा? 51। तो इसका सही आंसर 51 हो जाएगा। पाई चार्ट में इसमें देखिए विषय दिए गए हैं और उनकी बारंबारता दी गई है।
100 छात्र हैं, 100 छात्र के एक समूह में पसंदीदा विषयों को दर्शाता है। तो प्रश्न में क्या पूछा गया है, और जो है सब्जेक्ट की इफिशियंसी दी गई है। पूछ रहा है पाई चार्ट में गणित विषय में कोड जो है निश्चित करने वाले कोड का केंद्रीय कोड क्या है। गणित विषय में जो है 25 छात्र हैं, तो 25 का केंद्रीय कोड कितना होगा, तो 360 अंश का 25% कितना होगा, 90 अंश। यह पासा दिया गया है। पासा में जो है पूछा है 5 के विपरीत फलक की याद कीजिए। तो 5 के जो है विपरीत फलक पूछा है। तो 5 के विपरीत फलक पूछा है, तो इसमें हम पकड़ लेते हैं पासा नंबर 2 और 3 को। 2 और 3 को पकड़ लेते हैं, तो 2 से क्लॉकवाइज चलते हैं, तो 1 से 6, 6 से 5 यह पहुँचे। फिर इसको पकड़ लेते हैं, तो 1 से 4, 1 से 4, 4 से 6 पहुँचेंगे। इसी दोनों को देख लेंगे, तो इसमें भी 1 से 1 है, 6 से 6 है, तो 4 का 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 5 का विपरीत पूछा है, तो 5 का विपरीत 4 का 5, यानी कि 5 का पूछा है तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। तो सही आंसर 4 हो जाएगा। सिंपल है, सॉल्व भी नहीं करना था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है 89। प्रश्न में दिया गया है कि 8 व्यक्ति हैं, ABCDEFGH, एक वृत्ताकार में इसके चारों ओर एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं। इसमें पूछा है कि ए और जी के बीच में बैठा है, जी एफ के दाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है, एच डी और बी के बीच में बैठा है, एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। ए और बी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। पूछा क्या है, पूछा है ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। तो आइए चलिए इनको बैठा लेते हैं। तो 8 व्यक्तियों को जो प्रश्न के अनुसार बैठाने पर यह संख्या आएगी। अब पूछा है कि ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 बैठते हैं, 1 2 3, दोनों 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। प्रश्न नंबर 90 है कि किसी कूट भाषा में फास्ट को जो है BTUG लिखा गया है, RIP को यह लिखा गया है, लव को यह लिखा गया है, टेबल को यह लिखा गया है। तो उसी कुछ भाषा में ई का जो मान का होगा वह क्या होगा। तो प्रश्न में देख लीजिए। प्रश्न में फास्ट को जो है यह लिखा गया है, इसको यह लिखा गया है, लव को यह लिखा गया और इसको यह लिखा गया। तो इसमें आप कॉमन देखिए, तो पहले और चौथे में देखिए टी इसमें कॉमन है, तो पहले और चौथे में क्या कॉमन है, तो पहले और चौथे में यू कॉमन है, तो यहाँ से यह हो गया। फिर दूसरे और तीसरे में देखिए, तो इसमें से ई कॉमन है, तो इसमें से क्या कॉमन है, इसमें से एफ कॉमन है, यह हो गया। उसके बाद देख लीजिए आप तीसरे और चौथे को, तो इसमें एल कॉमन है, तो इसमें भी एल कॉमन है, तो इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में एफ कॉमन है। तो यह देख लीजिए। अब प्रश्न में पूछा क्या क्या है, ई का जो है मान, तो ई कहाँ पर है, तो ई देखिए इसमें कॉमन है और ई इसमें कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन संख्या क्या है, तो इन दोनों में कॉमन संख्या एफ है, तो एफ का जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। प्रश्न है कि कौन सा ऑप्शन जो है इन चारों में से रखने पर यह समीकरण संतुष्ट करेगा। समीकरण चारों रखकर बारी बारी से चेक करते हैं, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। डायरेक्ट ऑप्शन नंबर 3 देखिए। ऑप्शन नंबर 3 में जब गुणा और भाग को क्रम बदला जाएगा, यानी कि गुणा के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा किया जाएगा, गुणा के स्थान पर जोड़। यहाँ से गुणा के स्थान पर जोड़ किया गया है, गुणा प्लस के स्थान पर मल्टीप्लाई किया गया है, माइनस ही रहेगा, भाग ही रहेगा, बराबर ही होगा। इसको रखने पर यह 12 बराबर 12 आ गया, संतुष्ट कर दिया, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। 92 एक दिया गया कथन है, कथन का कौन सा पालन जो है करता है। तो कथन क्या है, कथन है कि सभी पुरुष चूहे हैं, यानी कि सभी पुरुष चूहे हैं। चूहे में आ गया कोई भी चूहा भूरा नहीं है, कोई भी चूहा भूरा नहीं है, यानी कि इसको अलग कर दिए। अब निष्कर्ष क्या है कि कुछ पशु
सभी पशु चूहे, अरे पशु था, सभी पशु चूहे हैं, कोई भी चूहा भूरा नहीं है। तो यह हो गया। अब निष्कर्ष में क्या है कि कुछ पशु भूरे हैं, कुछ पशु भूरे हैं, तो यह वाला पॉइंट जो है गलत नहीं है। दूसरा है जो पशु चूहा नहीं है, जो पशु चूहा नहीं है वह भूरा भी नहीं है। तो यह कोई बात तर्क तो है नहीं, तो इसमें पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला भी नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा, ना तो पहला तर्क दे रहा है ना तो दूसरा तर्क दे रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। प्रश्न 93 है, किसी निश्चित कूट भाषा में इतने को इसको जो है यह लिखा गया ही इज क्लेव, उसी कूट बार लिखा गया, बार लैपटॉप को लिखा गया है क्लेवर एंड रिच, और लिखा गया जेल टू टॉप को लिखा गया है सी इज रिच। तो सी का जो है मान जो है क्या होगा। तो आइए कूट भाषा देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया है बार को जो ही इज क्लेवर लिखा गया है, तो पहला में और तीसरा में देख लेते हैं क्या कॉमन है। तो इन दोनों में 2 कॉमन है, तो पहला और तीसरा में देखेंगे क्या कॉमन है, तो इसमें इज कॉमन है। उसी प्रकार से दूसरा और तीसरा में देखेंगे तो इसमें टॉप कॉमन है, इसमें भी टॉप कॉमन है, तो दूसरे तीसरे में क्या है, रिच कॉमन है। तो इसी प्रकार से किसका पूछा है, सी का मतलब क्या हुआ था। इन दोनों में जो है यह दोनों तो हो गए, तो सी वाला बच रहा है, तो सी के स्थान पर क्या आएगा, तो जेल आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेल, JEL जेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 होगा, कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर और फिर दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। तो यहाँ से हो गया, कमल अपने घर से उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम निकालने के लिए देखिए ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इस साइड पूरब होता है और इस साइड पश्चिम होता है। दिशा भी आप लोगों को अगर याद करना है, नहीं याद कर पाते हैं तो इसका भी ट्रिक देख लीजिए। ऊपर उत्तर इसलिए होता है क्योंकि सभी लोग ऊपर जाते हैं मरने के बाद, तो ऊपर उत्तर हो गया। नीचे श्रीलंका है, श्रीलंका कहाँ है, दक्षिण में है, तो श्रीलंका जो है दक्षिण में हो गया, यानी कि नीचे दक्षिण हो गया। पाकिस्तान जो है पीछे पाकिस्तान होता है, तो यानी कि पश्चिम पाकिस्तान इस साइड है इंडिया के नक्शे में, तो यानी कि इस साइड पश्चिम हो गया। श्रीलंका यहाँ पर है भारत के नक्शे में, तो श्रीलंका कहाँ है, दक्षिण में, तो इधर नीचे दक्षिण हो गया, और बचा हुआ पूरब हो गया। ऊपर जो है सभी लोग जाते हैं तो इसलिए ऊपर, यानी कि दिशा देखना तो ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम और इस साइड पूरब। तो प्रश्न में कहा कि कमल जो है उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर यहाँ पर है और पश्चिम यहाँ पर है, तो उत्तर और पश्चिम यानी कि इस दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में, फिर दक्षिण पश्चिम कहाँ है, तो दक्षिण इधर है नीचे है और पश्चिम इधर है, यानी कि फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर जाता है, यानी कि इधर जाता है। फिर उसके बाद वह दक्षिण पूरब दिशा में 10 किलोमीटर है, उसके बाद दक्षिण और पूरब, तो दक्षिण और पूरब कहाँ है, तो दक्षिण और पूरब इस साइड है, यहाँ से जब लेंगे यहाँ से तो इस साइड है, तो इधर 10 किलोमीटर आता है। अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ता है और आगे चलता है। निम्न किस दिशा में वह गाड़ी चला रहा है, तो गाड़ी किस दिशा में चला रहा है, तो इस दिशा में चला रहा है, यानी कि यहाँ से वह इस दिशा में चला रहा है। तो किस दिशा में चला रहा है, तो यहाँ इधर उत्तर है इधर पूरब है, तो यानी कि उत्तर और पूरब की दिशा में, तो उत्तर और पूरब की दिशा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर और पूरब। देख लीजिए प्रश्न में, पहले 10 किलोमीटर इधर मुड़ा है, फिर इधर मुड़ा, फिर इधर मुड़ा है, तो किस दिशा में चल रहा है, तो उत्तर और पूरब। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न नंबर 95 है, घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूरब दिशा थी। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ा। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी दिशा है, तो अब पहले पूरब की दिशा ओर चलता है फिर 2 बार, तो इसको देख लीजिए। घर से निकलते समय महेश जो है अपने सामने की ओर पूरब दिशा थी, उसके सामने की ओर पूरब दिशा थी, तो पूरब कहाँ है, तो पूरब इधर है, पूरब दिशा थी। वह अपने स्कूल पहुंचने के लिए
2 बार दाएं। दाएं का मतलब होता है राइट। इधर से 2 बार दाएं, तो वह 2 बार दाएं मुड़ा, यानी कि 1 बार इधर मुड़ा, 1 बार इधर मुड़ा, 2 बार दाएं मुड़ा, 2 बार वह दाएं मुड़ा, फिर 1 बार बाएं मुड़ा, यानी कि लेफ्ट। 1 बार इस साइड मुड़ गया। मुड़ने के बाद उसकी दिशा कौन सी है, तो उसकी दिशा जो है वह दक्षिण है। इस साइड है तो उसकी दिशा दक्षिण में, तो इसका सही आंसर दक्षिण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दक्षिण, उसका सही दिशा क्या होगा, दक्षिण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। प्रश्न है नीचे दिए गए सभी विकल्प है उनमें से अच्छा समूह के आधार पर अन्य तीनों से भिन्न है। इनमें से कौन सी संख्या जो है तीनों से भिन्न है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। यम जो है एच और डब्ल्यू दिए गए संख्याओं के तीसरे अक्षर है, जबकि वाई 5वां अक्षर है। यम एच डब्ल्यू, यम कहाँ पर है, यम एच डब्ल्यू दिए गए अक्षर समूहों के तीसरे अक्षर हैं। वाई 5वां अक्षर, अतः वाई इन तीनों से। तो इसका सही आंसर जो होगा वाई होगा। वाई जो है तीनों से भिन्न है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है कि एक निश्चित कुट भाषा में पेन एंड पेंसिल को जो है GCE के रूप में लिखा गया है। पेंसिल और पावर को ECP के रूप में लिखा गया है। पेन और वर्क को जो है GLK के रूप में लिखा गया है। पेन और पेंसिल को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो प्रश्न में यही है कि पेन इसको यह लिखा गया, तो इसमें देखते हैं पहले और तीसरे में यहाँ से पेन कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन होगा, तो जी कॉमन होगा। उसी प्रकार इन और दोनों में देखेंगे तो एंड कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सी कॉमन है। तो प्रश्न में पूछा क्या था, प्रश्न में पूछा तो पेन और पेंसिल एंड वर्क, इनका का मान क्या होगा। तो पेन का मान क्या होगा, तो पेन का मान हो जाएगा जी, और फिर पूछा है आर, तो आर का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, एल, तो एल हो जाएगा। फिर पूछा है पेंसिल, पेंसिल का वैल्यू क्या हो जाएगी, तो पेंसिल की वैल्यू हो जाएगी ई बच गया है तो ई हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर होगा GLECK। तो इसका सही आंसर होगा GLECK। अगला प्रश्न है किसी निश्चित कुट भाषा में 95 का अर्थ है एस्टिमेटेड, उसी प्रकार एस्टिमेटेड टाइम, उसी प्रकार 6, 4, 9 का जो अर्थ है वह स्पेस एंड टाइम है। उसी प्रकार 65 का अर्थ है एस्टिमेट स्पेस, उसी कुट भाषा में स्पेस का जो है मान क्या होगा। प्रश्न में 95 मतलब दिया एस्टिमेट और टाइम, 9, 6, 4, 6, 9 का मतलब दिया स्पेस एंड टाइम, उसी प्रकार 6, 5 का दिया एस्टिमेट स्पेस, यानी कि पहले और दूसरे में स्पेस कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, तो एस्टिमेट कॉमन है, तो इसमें क्या है 5 कॉमन है। फिर उसके बाद पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, तो स्पेस कॉमन है, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, दूसरे और तीसरे में 6 कॉमन है, तो स्पेस का मान पूछा है, तो स्पेस का मान हो जाएगा 6, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है एक व्यक्ति में 15 घर इस प्रकार, एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित हैं कि 2 आसन्न घरों के बीच जो है दूरी बराबर है, यानी कि 2 घरों के बीच दूरी बराबर है। पहले और 15वें घर के बीच की दूरी 560 फीट है, तो तीसरे और 7वें घर के बीच जो है पूछा है, तीसरा और 7वां घर। तो पहले और 15 के बीच की दूरी दिया है 560 फीट, 15 और ये पहले और 15 के बीच दिया है 560, यानी कि इनके बीच गैप कितना है, तो 14 का गैप है। तो 14 गैप का मतलब कितना दिया है 560, तो 4 गैप का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गैप का वैल्यू सीधे सीधे हो जाएगा 160 फीट। अब पूछा कितने में है, तीसरे और 7वें का पूछा है, तो तीसरे और 7वें मतलब इनके बीच गैप कितने का है, 4 का गैप है, तो
4 की वैल्यू पूछा है तो सीधे सीधे हो जाएगा 160। 160 आंसर सही होगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें दिया है एम जे का मतलब दिया है ओ और एम जी का मतलब दिया है ओ और जी, यानी कि एम की वैल्यू 13, 13 से 2 अधिक यानी कि 15, जी की वैल्यू 7, 7 से 3 अधिक यानी कि जे, पहले 2 अधिक किया गया फिर 3 अधिक किया गया। उसी प्रकार आर की वैल्यू आती है 18, 18 में 2 अधिक 20, तो 20 किस में है, इसमें नहीं है, 20 मतलब टी इसमें नहीं है, टी इसमें नहीं है, टी इसमें नहीं है, यानी कि टी केवल इसमें है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आप सभी लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप लोग बस लास्ट तक देखते रहिए, आप लोग को एग्ज़ाम में जो है बहुत ही मदद मिलेगी, क्योंकि पेपर जो भी पूछे जाते हैं इसी से रिपीटेड करके पूछे जाते हैं और इसी से ही संबंधित होते हैं। इसीलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और डेली क्लास मिलती है तो आप लोग डेली इसको देखा करिए। अब आगे क्लास जो होगी वह अगले दिन होगी। जय हिंद, जय भारत।